रूदो एक स्लम में रहने वाला लड़का था। वो अक्सर अमीरों के इलाकों में घुस जाता ताकि थोड़ी बहुत काम की चीजें चुरा सके, लेकिन जब उस पर अपने ही पिता की मौत का झूठा इल्जाम लगाया जाता है तो उसे उस गहरे गड्ढे में फेंक दिया जाता है जिसे पिट कहा जाता है, यानी वो जगह जहाँ पूरी दुनिया का कचरा फेंका जाता है। अब जिंदगी बचाने के लिए रूदो को खतरनाक मॉन्स्टर्स से लड़ना पड़ता है। उसका मकसद सिर्फ एक था, किसी तरह ऊपर वापस आना और अपना बदला लेना। दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी। एक तरफ चमकदार शहर था जहाँ अमीर लोग अपनी सबसे बेहतरीन जिंदगी जी रहे थे, और दूसरी तरफ स्लम्स जहाँ रूदो जैसे लोग रहते थे। दोनों दुनिया को जोड़ती थी सिर्फ एक चीज, वो पिट जहाँ रोज कचरा और अनचाही चीजें फेंक दी जाती थी। अमीर लोग बिना सोचे समझे सब कुछ फेंक देते, यहाँ तक कि अगर कोई सामान थोड़ा भी डैमेज हो जाता तो उसे बेकार मानकर कचरे में डाल देते। जैसे एक औरत अपनी बेटी से कहती है कि उसका पप्पी टॉय टूट गया है, उसे फेंक दो क्योंकि रिपेयर किया हुआ सामान बुरा लगता है और वैसे भी नया तो मिल ही जाएगा। लड़की को भी इसमें कोई ऐतराज नहीं होता। उसकी माँ खिलौना बाकी कचरे के साथ एक छोटी गार्बेज वैन में डाल देती है। वो वैन सीधे एक अंडरग्राउंड टनल में उतरती है और वहां से ट्रक कचरे को एक बड़ी ट्रैश कलेक्शन साइट तक ले जाता है। इसी जगह पर छोटा लड़का रूदो भी मौजूद था। वो गाड़ियों से आए कचरे को छांट कर काम का सामान निकाल रहा था। धीरे धीरे वो चुपके से साइड में जाकर एक रूम के अंदर घुस गया, लेकिन बदकिस्मती से अंदर से आती हल्की सी आवाज एक गार्ड को सुनाई दे जाती है। वो तुरंत चेक करने पहुंचता है। गार्ड रूम में घुसकर गन पॉइंट कर देता है और रूदो को पकड़ लेता है। वो उसे गालियां देता है, कहता है ये निकम्मा लड़का शहर की खूबसूरती को गंदगी से खराब कर रहा है। लेकिन रूदो कोई रिएक्शन नहीं देता क्योंकि ऐसी बातें वो रोज सुनता था। थोड़ी देर बाद गार्ड अलार्म बजा देता है और बैकअप बुला लेता है। जैसे ही और गार्ड्स आते हैं, रूदो उन पर कचरे के बैग फेंक देता है। बैग से अंडे फटकर उनके यूनिफॉर्म पर गिर जाते हैं और क्योंकि वो सफाई को लेकर पागल थे, बस वहीं रुक जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर रूदो भागता है और वैन से बाहर निकल जाता है। वो एग्जिट तक पहुंचता है, लेकिन गेट उसके सामने ही बंद हो जाता है। इस बीच और गार्ड्स भी वहां पहुंच जाते हैं। अगले दिन शहर में खबर फैल जाती है ये कि कोई स्लम का लड़का कचरा चुराते हुए पकड़ा गया था। लोग पूरे स्लम्स वालों को दोष देने लगते हैं। दीवार के उस पार स्लम में रहने वाले लोग सच्चाई जानते थे, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब रूदो ने कलेक्शन साइट में घुसने की कोशिश की थी। उन्हें लगता था कि एक दिन वो जरूर पकड़ा जाएगा, बल्कि ज्यादातर तो यही चाहते थे कि वो पकड़ में आ ही जाए। लेकिन रूदो को किसी की परवाह नहीं थी। वो हमेशा की तरह अपनी छोटी दुकान लगाता है जहाँ वो कचरे से निकाले सामान को रिपेयर करके बेचता था। तभी उसका दोस्त शिवा आता है। वो गुस्से में पूछता है तू इतनी बड़ी रिस्क क्यों लेता है सिर्फ इन अमीरों के कचरे में से चीजें ढूंढने के लिए। रूदो मुस्कुराकर जवाब देता है अरे ऐसा थोड़ा नहीं है, अमीर लोग बिना सोचे समझे काम की चीजें भी फेंक देते हैं। रूदो कहता है कि उसे उन चीजों के लिए बुरा लगता है जो ऐसे ही वेस्ट हो जाती हैं, इसलिए वो उन्हें वापस ले आता है और अगर थोड़ा पैसा भी मिल जाए तो और अच्छा है। चीवा उसकी बात समझती है। तभी तीन लड़के वहां आ जाते हैं नाक दबाए हुए। वो कहते हैं ची यहाँ तो कचरे की बदबू आ रही है। फिर चीवा से कहते हैं कि रूदो से दूर रहो, नहीं तो उसमें भी बदबू आ जाएगी। वो रूदो के मोटे काले ग्लव्स का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि ये तो उसके पूर्वजों के टाइम से कभी धोए ही नहीं गए, अगर किसी ने इन्हें छू लिया तो उसे एलर्जी हो जाएगी। उनमें से एक लड़का उस लैम्प को लात मार देता है जिसे रूदो ने अभी अभी ठीक किया था। वो बोलता है अबे चिरकुट, कोई इस कचरे को खरीदने नहीं आएगा। फिर कहता है कि रूदो के हाथ उसके ग्लव्स से भी ज्यादा अजीब हैं, इसीलिए वो उन्हें हमेशा छुपा कर रखता है। रूदो चुपचाप सुनता रहता है, लेकिन जैसे ही एक लड़का उसे मर्डर का बेटा कहता है, रूदो का गुस्सा भड़क उठता है। मगर लड़के रुकते नहीं। वो कहते हैं कि ये स्लम असल में क्रिमिनल्स को बंद करने के लिए बनाया गया था और यहाँ जो रहते हैं वो उन्हीं के परिवार से हैं। वो आगे बोलते हैं कि सब अपनी रेप्यूटेशन साफ रखने की कोशिश करते हैं, मगर रूदो के फादर ने हादसे के बाद सबकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब रूदो बर्दाश्त नहीं कर पाता और उन्हें भयंकर नजर से देखता है। वो इतने डर जाते हैं कि तुरंत भाग जाते हैं, जाते जाते भी गालियां देते हैं और कहते हैं कि एक दिन रूदो भी अपने फादर जैसा बन जाएगा। इसके बाद रूदो चुपचाप फिर से अपना लैम्प ठीक करने लगता है। चीवा उससे कहती है मुझे यकीन है तुम अच्छे इंसान हो और कभी अपने फादर जैसे नहीं बनोगे। रूदो शर्म से लाल हो जाता है, लेकिन उसका शुक्रिया कहने से पहले ही चीवा की नजर उस पप्पी टॉय पर पड़ती है जिसे रूदो कल रात कचरे से लाया था। असल में वो चीवा को गिफ्ट करने वाला था, मगर तभी उसकी माँ आ जाती है और चीवा को ले जाती है। रूदो घर लौटता है और देखता है कि उसका स्टेप फादर इरेक्टो इंतजार कर रहा था। इरेक्टो उसकी मिमिक्री करता है जैसे वो चीवा को पप्पी देने में नर्वस हो रहा था। रूदो शर्मा जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि इरेक्टो देख रहा था। इरेक्टो कहता है इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बताओ उस कचरे वाली जगह की इस यात्रा के बारे में क्या कहना है। वो समझाता है कि रूदो को इतना बोझ खुद पर नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनकी फाइनेंशियल हालत इतनी भी बुरी नहीं है। उसे लगता है कि रूदो थोड़ा गिल्टी महसूस करता है क्योंकि उसने उसे अडॉप्ट किया था जब उसके असली पिता को हादसे के बाद पिट में डाल दिया गया था। लेकिन रूदो कहता है ऐसा थोड़े ही है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें अपना परिवार मानता हूँ और सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ। इरेक्टो सीधा कहता है इतनी ईमानदारी अगर तुम चीवा के सामने दिखाते तो शायद वो बच जाती। ये सुनकर रूदो इतना घबरा जाता है कि कल रात वाली चोट फिर से दर्द देने लगती है। इरेक्टो तुरंत उसका फर्स्ट एड करता है और हाथों के बैंडेज बदल देता है। रूदो जब अपने हाथों को देखता है तो उसे पुरानी बातें याद आती हैं। रूदो
रूडो को याद आता है कि वह बचपन से ही चोट खाता आया है। लोग हमेशा उसके हाथों को देखकर उसे जज करते रहे। कई बार तो उन घावों में बिना किसी वजह के इतना दर्द उठता था कि सहन कर पाना नामुमकिन हो जाता था। एक दिन रेक्टो ने उसे वे मोटे काले ग्लव्स दिए थे जो मानो किसी जादू की तरह उस दर्द को दबा देते थे। तभी से वे उसके हाथों का हिस्सा बन गए। रेक्टो जब उसके जख्मों की मरहम पट्टी पूरी करता है तो मजाकिया अंदाज में कहता है, और जल्दी कर, शिवा को अपनी फीलिंग्स बता दे वरना कहीं देर न हो जाए। रूडो शर्मा जाता है। दोनों हल्की फुल्की हंसी में खोए होते हैं कि तभी सड़क पर खड़ा एक अजीब नकाबपोश आदमी उनकी बातें सुन रहा होता है। अगले दिन रूडो हिम्मत जुटाता है। दिल की बात कहने का फैसला करके वह उस छोटे से पप्पी टॉय को साथ लेकर शिवा की ओर निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में उसकी नजर उस पिट पर पड़ती है, उस स्लम का सबसे खौफनाक गड्ढा जहाँ या तो कचरा फेंका जाता है या अपराधियों को। आज वहाँ फिर एक गुनहगार को धक्का देकर अंधेरे में गिराया जा रहा था। रूडो की सांसें रुक जाती हैं। वह सोचता है कि अंदर गिरने के बाद इन लोगों के साथ क्या होता होगा। तभी शिवा उसके पास आ खड़ी होती है। वो कहती है, यह वाकई डरावना है। मैं नहीं चाहती कि तुम कभी इस गड्ढे के पास भी जाओ। उसकी आंखों में डर था लेकिन साथ ही रूडो के लिए सच्ची फिक्र भी। वह आगे कहती है, देखो, हो सकता है कुछ चीजें बेवजह कचरे में फेंक दी जाती हो, लेकिन इसके लिए अपनी जान दांव पर लगाना सही नहीं है। रूडो हकलाते हुए कहता है, रेक्टो ने भी यही कहा था। शिवा हल्के से मुस्कुराती है, क्योंकि रेक्टो भी तुमसे प्यार करता है। रूडो चौंक उठता है। उसके कानों में गूंजता है, रेक्टो भी तुमसे प्यार करता है। उसका मासूम मन पल भर में इसे दूसरे अर्थ में ले लेता है। तो क्या शिवा भी मुझसे प्यार करती है? शिवा का चेहरा लाल हो जाता है। वह समझ जाती है कि उसकी बात का गलत मतलब निकला है। रूडो घबराहट में जमीन पर झुक जाता है, चेहरा छिपाते हुए। फिर कांपते हाथों से वह पॉपी टॉय बढ़ाता है। शायद शायद तुम इसे नहीं लोगी, ये कचरे से आया है, लेकिन मुझे लगा कि यह तुम्हारे पास ज्यादा खुश रहेगा। शिवा उस टॉय को धीरे से लेती है और मुस्कुराकर कहती है, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। वह पल रूडो की जिंदगी का सबसे सुखद पल था। पहली बार उसने सच में खुशी महसूस की। वह रास्ते भर नाचता हुआ घर लौटता है, मन ही मन सोचते हुए रेक्टो को सब बताना है, अभी की अभी। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है उसकी चीख निकल जाती है। रेक्टो जमीन पर खून में लथपथ पड़ा था और उसके ऊपर वही नकाबपोश खड़ा था। आदमी ने एक नजर रूडो पर डाली, फिर बेरहमी से चाकू और गहरा घोंप दिया। रूडो का गुस्सा फट पड़ा। वह उस पर टूट पड़ा, लेकिन नकाबपोश ने उसे इतनी जोर से मारा कि रूडो कब बेहोश हो गया उसे पता ही न चला। जब होश आया तो दृश्य बदल चुका था। वह आदमी जा रहा था, हाथ में एक पुरानी किताब लिए हुए। दरवाजे से निकलते वक्त उसने आखिरी बार रूडो की तरफ देखा। रूडो ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन तभी रेक्टो की टूटी हुई आवाज उसके कानों तक पहुंची। रेक्टो अब भी जिंदा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, भाग जा और इस सड़ी गली दुनिया को बदल दे। रूडो रोते हुए बोला, नहीं, मैं मदद लाता हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन रेक्टो की सांसें शांत हो चुकी थीं और ठीक उसी पल सैनिक अंदर घुसे। उन्होंने रूडो को बिजली के झटके से गिरा दिया। उनका आदेश साफ था, तुझे हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। रूडो चीख पड़ा, नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। असली कातिल अभी थोड़ी देर पहले यहीं से भागा है। लेकिन गार्ड ठंडी आवाज में बोले, तेरे मुंह खोलने से अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तेरे ही हाथों सबूत मिला है। रूडो बार बार चीखता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। गार्ड्स उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उनमें से एक ने गुस्से में आकर रूडो के सर पर जबरदस्त मुक्का मारा और वह फिर से बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब होश आया तो उसने खुद को एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर खड़ा पाया। स्लम्स का हर कोना लोगों से भर गया था, यहाँ तक कि शहर के बड़े लोग भी तमाशा देखने आ पहुंचे थे। जज ने गंभीर आवाज में ऐलान किया, किसी की जान लेना सबसे बड़ा गुनाह है। फर्क नहीं पड़ता कि तुमने एक अमीर को मारा या एक स्लम के गरीब को, सजा बराबर ही होगी। फिर उसने हथौड़ा पटका, रूडो, तुम्हें सजा के तौर पर गड्ढे में डाला जाएगा। भीड़ तालियां और शोर से गूंज उठी। रूडो अविश्वास में था। यह सब सपना जैसा लग रहा था। उसकी नजर बेचैनी से किसी को ढूंढ रही थी और फिर रुक गई चीवा पर। वह चिल्लाया, मैंने रेक्टो को नहीं मारा, प्लीज मुझ पर यकीन करो। असली कातिल को ढूंढो तो उसे सजा दिलाओ। लेकिन चीवा का चेहरा ठंडा था। उसने धीमी मगर कड़क आवाज में कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया था, मगर तुम इस लायक नहीं थे। आखिर तुम भी अपने बाप की तरह एक हत्यारे निकले। इतना कहकर उसने वह पॉपी टॉय जमीन पर गिरा दिया, फिर पीठ फेर कर भीड़ में गुम हो गई। रूडो का दिल जैसे चीर गया हो। उसका गुस्सा फट पड़ा। वह भीड़ पर चिल्लाने लगा, असली कचरा तुम लोग हो। तुम में दिमाग नहीं, बस लालच और सड़ा हुआ पैसा भरा है। कसम खाता हूँ, मैं तुम सबको नर्क भेजूंगा। भीड़ गालियां देती रही और तभी उसकी नजर उस नकाबपोश कातिल पर पड़ी जो भीड़ में छिपा खड़ा उसे देख रहा था। रूडो चीख कर इशारा करना चाहता था, मगर मौका ही नहीं मिला। गार्ड्स ने उसे पकड़कर गड्ढे के किनारे से धक्का दे दिया। उसने महसूस किया जैसे वह हमेशा के लिए गिरता जा रहा है। फिर सब अंधेरा हो गया। जब होश लौटा तो चमत्कार हुआ था। वह जिंदा था। नीचे पड़ा कचरे का ढेर उसकी ढाल बन गया था। उसने अपने शरीर को टटोला। एक भी बड़ी चोट नहीं, लेकिन अगले ही पल सड़ांध ने उसकी सांसें रोक दी। इतनी जहरीली बदबू कि पास में पड़ा एक कुत्ता भी नाक ढककर कराह उठा। रूडो ने चारों ओर देखा। उसके सामने कचरे का समुद्र फैला था। अजीब चीजें जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ये जगह आखिर है क्या? उसने बुदबुदाया और तभी एक विशाल छाया उस पर पड़ी। रूडो ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फैल गईं। वहां खड़ा था एक मॉन्स्टर, पूरी तरह से कचरे से बना, टपकती हुई गंदगी और जंग लगे लोहे से ढंका। वह गुर्राते हुए उसकी
उसकी ओर झपटा। रूदो का दिमाग सुन्न पड़ गया, उसके कानों में गूंज रहा था, क्या यही कारण है कि लोग इतना जुनून से कचरे और इंसानों को गड्ढे में फेंकते हैं? नीचे ये सब राक्षस पल रहे हैं और ऊपर किसी को परवाह भी नहीं। लेकिन सोचने का समय नहीं था, वह भाग पड़ा, मगर मॉन्स्टर का शोर सुनकर और भी कई कचरे के दैत्य बाहर निकल आए। अब पूरा झुंड उसके पीछे था। वह जितना तेज भाग सकता था भागा, फिर भी गिर गया और उसका हाथ एक इंसान की खोपड़ी पर आ टिका। उसका दिल कांप उठा। तो यही है मेरी किस्मत, वह गुस्से में चिल्लाया। शाप है उन सब पर जिन्होंने मुझे इस नर्क में धकेला। और तभी उसके पैरों के नीचे का कचरे का ढेर धड़ाम से खिसकने लगा। रूदो खाई के किनारे जा गिरा। कुछ देर के लिए वह मॉन्स्टर से बच गया था, लेकिन अब एक और खतरा सामने था। यहाँ की हवा जहरीली थी। उसने महसूस किया कि हर सांस उसके फेफड़ों को अंदर से जला रही है। वह कांपते हाथों से अपने ग्लव्स उतार कर मुंह और नाक पर कसकर बांध लेता है, जैसे किसी अस्थायी मास्क की तरह। अगर ज्यादा देर तक सांस ली तो फेफड़े चिथड़े हो जाएंगे। वह किसी सुरक्षित जगह की तलाश में भटकता है, लेकिन जल्दी समझ जाता है इस नरक में कोई सुरक्षित जगह है ही नहीं। उसकी उम्मीद टूटने लगती है। अचानक उसके मुंह से खून बहने लगता है, खून की बू और आवाज सुनकर मॉन्स्टर्स फिर से उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। रूदो जमीन पर गिर पड़ता है, इतना कमजोर कि हिल भी नहीं पा रहा था। वह लगभग अपनी मौत को स्वीकार करने ही वाला था कि तभी उसे याद आते हैं रेक्टो के आखिरी पल। गुस्सा, दर्द और बदले की जलती हुई आग उसके सीने में उमड़ने लगती है। अचानक उसके हाथों में एक अजीब सी शक्ति दौड़ती है। उसकी आंखें बदल जाती हैं। उसकी नजर कचरे के ढेर पर जाती है, जहां से एक पुराना जंग खाया आयरन पाइप चमक रहा होता है। रूदो घिसटते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। ये मेरी लड़ाई है और मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ूंगा। वह पाइप पकड़ता है और खड़ा हो जाता है। आंखों में खून उतर आता है। मैं ऊपर की दुनिया लौटूंगा और हर उस कमीने से बदला लूंगा जिसने मुझे यहाँ फेंका, और उस हरामी से भी जिसने मेरे पिता को मारा। उसका गुस्सा जैसे हवा में धधकने लगता है। पहला मॉन्स्टर उस पर टूटता है। बिना सोचे रूदो पूरे जोर से आयरन पाइप घुमाता है और वह दैत्य हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। मॉन्स्टर्स हैरान रह जाते हैं। यहाँ कोई इंसान उनसे लड़ भी सकता है, लेकिन रूदो तो जैसे पागलपन में डूब चुका था। वह न जहरीली हवा की परवाह करता है, न बहते खून की। एक मॉन्स्टर ने उसे पत्थर पर पटका, मगर वह उठ खड़ा हुआ। दूसरे ने पत्थर तोड़कर उसे दबाने की कोशिश की, मगर रूदो मिट्टी से निकल आया। उसने एक भारी पोल खींचा और घुमाकर मॉन्स्टर को चीर डाला। फिर भी खतरा खत्म नहीं हुआ। अचानक एक और दैत्य उसके ठीक नीचे से निकला और दांत गड़ाने की कोशिश की। रूदो किसी तरह छलांग लगाकर बचा, लेकिन अब जहरीली हवा का असर साफ दिखने लगा था। उसके मुंह से खून की धार बह निकली। मॉन्स्टर्स और करीब आ गए और तभी उसके भीतर की रहस्यमय शक्ति पूरी तरह जाग उठी। अब वह एक पतली कमजोर लड़का नहीं था, अब वह एक योद्धा था। उसने मेटल का टुकड़ा उठाकर एक मॉन्स्टर का खोपड़ी फाड़ दिया, दूसरे को बीच से काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। चारों ओर उनका सड़ा हुआ कचरा बिखर गया। रूदो भारी सांस लेते हुए कुछ पल ठहरा ही था कि अचानक एक और पहले से कहीं ज्यादा डरावना मॉन्स्टर उसकी ओर बढ़ा। रूदो ने देखा और फैसला किया, अभी भागना ही सही है, ताकत बचानी होगी। लेकिन मॉन्स्टर ने जमीन पर इतनी जोर से पैर पटका कि जमीन फट गई और शॉकवेव से रूदो हवा में उछल गया। जब उसने आंखें खोली तो सामने एक आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा मास्क। रूदो की सांसें थम गईं। ये कौन है? ये कहां से आया? उस आदमी ने बिना कुछ कहे उसे पकड़कर ऊपर खींचा और जोर से धक्का दिया। रूदो का सिर घूम गया। खून फिर से उसके मुंह से निकला। वह गिर ही रहा था कि तभी मास्क वाला आदमी उसके मुंह पर गैस मास्क पहना देता है और अचानक रूदो को लगा जैसे उसने फिर से जीना शुरू किया। सांसें सामान्य हो गईं। वह हैरानी से उस अजनबी को देखता है और पूछ बैठता है, क्या तुम यहीं के रहने वाले हो? ये जगह, ये मॉन्स्टर्स आखिर हैं क्या? मगर मास्क वाला आदमी चुप रहा। रूदो बार बार सवाल पूछता रहा और तब वह आदमी हल्की आवाज में बोला, अबे चुप रहो मेरे भाई। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या हम लोग जमीन के नीचे हैं? उसकी आवाज गूंजती है और तभी मास्क वाले आदमी का पेशेंस टूट जाता है। वो अपनी ही सलाह भूल जाता है और चिल्लाकर कहता है, नहीं, ये जगह जमीन के नीचे नहीं बल्कि जमीन पर ही है, और ये नरक ऊपर रहने वाले लोगों की ही गलती है। वो गुस्से में रूदो की तरफ देखता है और बताता है, ये बड़े कचरे के मॉन्स्टर्स आवाज की तरफ खींचते हैं और तुम्हारे चुप ना रहने की वजह से अब उनका ध्यान हमारी तरफ आ गया है। सुन लो, इन्हें आम हथियारों से नहीं हराया जा सकता। सबसे अच्छा तरीका यही था कि हम चुपचाप निकल जाते, मगर अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। इतने में पीछे से एक भयानक आवाज आती है। एक विशाल मॉन्स्टर बिल्कुल उनके पीछे खड़ा है। मास्क वाला आदमी गहरी सांस लेता है और कहता है, पहले इसका हिसाब करता हूँ। अचानक उसके हाथ से सुनहरी ऊर्जा निकलती है। वो ऊर्जा उसके छाते को ढक लेती है और छाता एक हथियार में बदल जाता है। मॉन्स्टर उन पर टूट पड़ता है, लेकिन आदमी छाते को उसके मुंह के सामने घुमाता है और पलक झपकते ही मॉन्स्टर टुकड़ों में बिखर जाता है। कुछ ही सेकंड में उसके टुकड़े राख में बदलकर उड़ने लगते हैं। रूदो तो पहले ही उस अजीब पावर से हैरान था, मगर अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। आखिर इस बार मॉन्स्टर रीजनरेट क्यों नहीं हुआ? लेकिन सोचने का वक्त नहीं मिलता। एक पूरा झुंड वहां आ पहुंचता है। मास्क वाला आदमी मगर जरा भी नहीं घबराता। वो मुस्कुराता है और छाते को घुमाकर सबको चीर डालता है, कभी ब्लेड की तरह तो कभी पैराशूट बनाकर हवा में छलांग लगाता है। रूदो सोच में पड़ जाता है, क्या ये कोई खास टेक्नोलॉजी है जो यहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर बस सिर्फ इसी आदमी की ताकत है? इतने में सबसे बड़ा मॉन्स्टर
सामने आ जाता है। वो अचानक एक एसिड का गोला उगलता है। आदमी छाते से उसे रोकता है और एसिड बिखर कर चारों तरफ फैल जाता है। जैसे ही वो कचरे के ढेर पर गिरता है, जबरदस्त धमाका हो जाता है, लेकिन आदमी हार मानने वाला नहीं। वो मॉन्स्टर के सिर को टेक बनाकर ऊपर उछल जाता है। अपने छाते में और ऊर्जा भरता है। छाता और बड़ा और ताकतवर हो जाता है। फिर वो उसे सीधे मॉन्स्टर के सिर की तरफ मोड़ता है और एक बार में मॉन्स्टर समेत जमीन को भी चीर डालता है। सब शांत हो जाता है। आदमी धीरे धीरे वापस रूदो के पास आता है। रूदो कांपती आवाज में पूछता है, भाई और तू है कौन? आदमी अपना मास्क उतारता है, हैं जी, बस एक सफाई कर्मी। लेकिन जैसे ही जहरीली हवा उसके चेहरे से टकराती है, उसे गलती का एहसास होता है। वो खांसते हुए गाली देता है, तेरे कहने पे मास्क उतारा साला। और तभी रूदो अचानक बेहोश हो जाता है। उसकी आंखें बंद होती हैं और वो बचपन की यादों में लौट जाता है, जब उसके दोस्तों ने उसे पीटा था और सिर्फ इसलिए नाली में धकेल दिया था क्योंकि उसने कहा था चीजें भी जिंदा होती हैं, अगर तुम इन ग्लव्स का ख्याल रखोगे तो एक दिन इनमें भी जान आ जाएगी। इसी बात पर अचानक रूदो अपने सपने से उठ बैठता है। उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि जंजीरों में जकड़ा हुआ एनजी के पीछे घसीटा जा रहा है। रूदो गुस्से में चिल्लाता है, छोड़ मुझे, मगर एनजी ठंडे लहजे में कहता है, मैं बस तुम्हें एक सुरक्षित जगह ले जा रहा हूँ। रूदो को अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। उसके दिमाग में सिर्फ बदला है। यह सुनकर एनजी एक पल के लिए रुक जाता है और धीरे से बोलता है, यहाँ के लोग ऊपर की दुनिया को स्पीयर कहते हैं। वहाँ वापस जाना नामुमकिन है क्योंकि उस लगातार घूमते आसमान को कोई पार नहीं कर सकता, और यह जगह जहाँ हम हैं अब इसे ग्राउंड कहा जाता है। ये कहकर वो फिर से रूदो को घसीटने लगता है। अब वापसी नामुमकिन है, तुम्हें अपने नए जीवन को स्वीकार करना होगा। लेकिन रूदो हार मानने से इनकार कर देता है। वो चीख चीख कर कहता है, मैं किसी भी कीमत पर ऊपर वापस जाऊंगा। तुझे रास्ता पता है लेकिन तू छुपा रहा है। सब बता दे वरना मैं इतना चिल्लाऊंगा कि सारे मॉन्स्टर्स आ जाएंगे। एनजी का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में कहता है, ठीक है अब तुझे बताता हूँ असल में यह जगह क्या है। वो रूदो को और भी बेरहमी से घसीटते हुए एक ऐसी जगह लाता है जो बाकी जगहों से 100 गुना साफ है। उसे वहीं पटक देता है और कहता है, मजे करो, और बिना कुछ और बोले चला जाता है। रूदो चिल्लाता है, अबे ओए, कम से कम ये जंजीरें तो खोल दे, मगर एनजी जा चुका होता है। इसी दौरान गैस मास्क पहने कुछ लोग ट्रक से बाहर निकलते हैं। वो रूदो को घूरते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं। रूदो सोचता है, क्या ये लोग यहाँ के रहने वाले हैं? वो लोग उसे ध्यान से देखते हैं और उसके कपड़ों से अंदाजा लगा लेते हैं कि वो स्पीयर से आया है। उनके चेहरों पर अजीब सी जिज्ञासा है। घबराकर रूदो कहता है, मैं स्पीयर से गिर गया था। यह सुनकर वो लोग अपने मास्क उतार देते हैं और अचानक बेहद उत्साहित हो जाते हैं क्योंकि पहली बार उन्होंने किसी जिंदा स्पीयराइट को देखा था। अब तक तो उन्हें सिर्फ उनकी लाशें ही मिलती थीं। वो रूदो का चेहरा गौर से देखने लगते हैं। रूदो तुरंत उनसे पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहते हैं, डरो मत, हमारा इरादा बुरा नहीं है। वो उसकी जंजीरें खोलने लगते हैं। रूदो सोचता है, ये तो एनजी से कहीं बेहतर लोग हैं, मगर असलियत कुछ और ही थी। कुछ ही देर में रूदो खुद को ट्रक के अंदर पाता है, पहले से भी ज्यादा मजबूती से बंधा हुआ। वो हैरान रह जाता है, ये क्या हो रहा है? बाहर लोग बातें कर रहे थे, हमारे हाथ एक जिंदा स्पीयराइट लग गया है, ये बहुत कीमती सबूत बनेगा। दरअसल यहाँ के लोग ऊपर की दुनिया के इंसानों को स्पीयराइट्स कहते हैं। वे बताते हैं लोग मरते हुए स्पीयराइट के कपड़ों और बॉडी पार्ट्स तक के लिए पागल हो जाते हैं, और अगर कोई जिंदा मिल जाए तो उसकी कीमत और भी बढ़ जाती है। उनका लीडर आगे आता है और कहता है, जानते हो लोग इतनी बड़ी रकम क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें स्पीयर से नफरत है। उन लोगों ने अपना कचरा ग्राउंड पर फेंका जिससे हवा जहरीली हो गई और मॉन्स्टर्स पैदा हो गए जिन्होंने अपने घर, परिवार और जानें खोई। उनके लिए स्पीयराइट नफरत का दूसरा नाम है। जब भी उन्हें कोई जिंदा मिलता है वो उसे बर्बाद कर देते हैं। लीडर ठंडी हंसी हंसता है और कहता है, तो चलो ग्राउंड पर तुम्हारा स्वागत करते हैं। वो सड़े हुए मांस और बेकार कबाड़ जैसी चीजें लाता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, स्पीयराइट जैसे लोग तो कभी कचरे को छूते भी नहीं, तो ऐसे खाने को कैसे हजम करेंगे? लेकिन जैसे ही वो रूदो के मुंह में मांस डालने की कोशिश करता है, वो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। रूदो अचानक उसकी उंगलियां काट लेता है। खून साथ साथ वो सड़ा हुआ मांस भी चबा जाता है। फिर धीमी खतरनाक आवाज में कहता है, ये कचरा नहीं है, ये अभी भी खाने लायक है। वो लोग सन्न रह जाते हैं कि मारे हिल भी नहीं पाते क्योंकि ऐसा डरावना इंसान उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, और ये तो बस शुरुआत थी। रूदो सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर था कि लोग चीजों को कचरा कहकर उनकी कदर नहीं करते। अब वो चुप रहने वाला नहीं था। गुस्से के साथ उसकी ताकत पहली बार असली रूप में उभर कर आई। जंजीरें जो उसे बांध रखी थीं अचानक उसकी ताकत से कांप उठी। उसने जमीन पर जोर से छलांग लगाई और अपनी शक्ति बाहर छोड़ दी। चारों तरफ धूल उड़ गई, चीजें हिल गईं और सब पीछे हटने लगे। दूर से एंजिन ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तो ये भी गिवर है, बिल्कुल मेरी तरह, एक ऐसा इंसान जो किसी भी वस्तु में
जान डाल सकता है और उससे शक्ति निकाल सकता है। उसी वक्त रूडो को रेक्टो की बात याद आई, जिन चीजों का तुम ध्यान रखते हो वो तुम्हारा भी ध्यान रखती है। रूडो ने अपना मास्क उतारा और उन जंजीरों को कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल उसने उनमें जान डाल दी। वही जंजीर अब उसके हाथों में एक घातक हथियार बन चुकी थी। भीड़ उस पर टूट पड़ी। रूडो ने बस एक ही वार किया, चेन जमीन पर गिरी और उसकी गूंज से सब पीछे छिटक गए। उनका लीडर चीखा, उस चेन को निशाना बनाओ। गिवर अपने ऑब्जेक्ट के बिना कुछ नहीं। किसी तरह उन्होंने चेन उसके हाथों से छुड़ा दी, लेकिन तभी सबकी आंखें डर से चौड़ी रह गईं। रूडो ने पास पड़ी एक पुरानी टायर उठा ली और उसमें भी जान डाल दी। यह दुर्लभ था, यहाँ तक कि ताकतवर गिवर्स भी एक से ज्यादा चीजों को जिंदा नहीं कर पाते। रूडो ने उस टायर को हथियार की तरह घुमाया और सबको चीरता चला गया। भीड़ गिरती गई और अब उसकी नजर सीधे लीडर पर थी। लीडर गालियां बरसाता रहा, लेकिन जैसे ही रूडो उस पर हमला करने बढ़ा, इंजन बीच में आ गया। उसके छूते ही रूडो की ताकत अचानक खत्म हो गई। टायर जिसमें जान डाली गई थी राख में बदलकर मिट्टी में समा गया। रूडो जमीन पर गिर पड़ा, उसके होंठों से खून बह रहा था। वह हाँफते हुए समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी उसने किया क्या था। इंजन ने शांत स्वर में कहा, इतनी ताकत बिना सोचे समझे इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा शरीर इसे झेल नहीं पाएगा। माफ करना, मैं बस तुम्हारी शक्ति को परखना चाहता था।